यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो फर्स्ट क्रोमियम lose their electron change into chromium plus 1. After losing their electron, size become decrease because if we make suppose this cell, if electron of the chromium present here, after losing one electron, total number of proton in case of chromium 24. After losing one electron, number of proton electron become 23. That's why concentration of proton is greater than as compared to electron. That's why proton attract electron toward it and hence size become decrease. First ionization energy, after losing one electron, size further decrease and hence after losing two electron, size become further decrease. आयोनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात की जाए तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. फर्दर if suppose chromium lose one electron, then it converted into chromium plus 3 and there is a third ionization energy. In this case, more amount of energy required and size become decrease. That's why if we need more amount of energy, that's why ionization energy become further increase in case of third ionization energy. यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेटालिक करेक्टर के बाद. मेल्टिंग पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मेटालिक करेक्टर के साथ मैं मेल्टिंग पॉइंट की भी यहाँ पर बात करूँगा. एक्सेप्ट मर्करी, मेटालिक करेक्टर में बात की जाए ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल एक्सेप्ट मर्करी, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर सॉलिड. मर्करी सिर्फ यहाँ पे हमारे पास किस फॉर्म में है, आपके लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट and it show all the properties of solid like ductility, malleable, etc. Then most important topic of this chapter is standard electrode potential. Standard electrode potential के से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है क्या है, कॉपर के बारे में पूछा जाता है या फिर किसी अदर एलिमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी इंक्रीज एज आयोनाइजेशन एनर्जी बिकम डिक्रीज. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ. क्या रिलेशनशिप है? सपोज इफ वी टेक Fe, आयरन का अगर बात की जाए, इफ इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Fe plus 2, further it combine with SO4, it gain 2 electron change into SO4 2 negative, oral reaction change into FeSO4. यहाँ पे स्टेबिलिटी का और आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या फैक्टर है, अब उसमें रिलेशनशिप क्या है? जो एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जो एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो उतना ही जल्दी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा. जितना जल्दी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टेबिलिटी इंक्रीज एज आयोनाइजेशन एनर्जी बिकम डिक्रीज. हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कम होती है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा इट इजीली कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी का रिलेशन जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये बात की अगर सॉलिड में कोई चीज़ आपकी प्रेजेंट है, लेकिन हम जब स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते हैं इसका, उसके अंदर हम मेंशन करते हैं अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन,
in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड रिएक्टर पोटेंशियल निकालते हैं तो वो डायरेक्ट डिपेंड नहीं करती एमिशन एनर्जी के ऊपर, उसके ज़्यादा फैक्टर काम करते हैं। सपोज इफ वी टेक एनी मेटल एम, सबसे पहले क्या होगा, मेटल चेंज इनटू गैसियस स्टेट, एम गैसियस स्टेट। और मेटल को गैस में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एस, एंथैल्पी, डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी, एस मीन्स सब्लिमेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मेटल को हमने गैसियस स्टेट में चेंज किया, फर्दर क्या होगा आपका मेटल गैस। अब मेटल की स्टेट में आपका गैसियस स्टेट में एलिमेंट आपका कोई भी, इट लूज वन इलेक्ट्रॉन, वन और टू इलेक्ट्रॉन। किसी भी गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपकी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे डेल्टा एच आई ई। इसके बाद फर्दर मेटल जब ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है, एम पॉजिटिव, इट मेक बॉन्ड विद water, change into metal hydride, and this energy is known as hydration energy। this energy is known as hydration energy। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 3 टाइप की एनर्जी यहाँ पे फैक्टर काम करते हैं। सपोज इफ वी रिप्रेजेंट डेल्टा एच आर, रिएक्टेंट की एनर्जी कह सकते हैं आप लोग, तो उसके किसके इक्वल आएगा, जितनी एनर्जी यहाँ पे लगी, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा एच एस, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड क्या है डेल्टा एच आई ई, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो एक्वस सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी निकालने के लिए, उसके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पे जो फैक्टर काम करता है वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी ना काम करके यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काम करता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजरमेंट की जाती है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। इन 3 एनर्जी को क्या किया जाता है यहाँ पे काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी से रिलेटेड जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे लिथियम आता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग आपकी -3.05 के अराउंड होती है, क्योंकि इस पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होती है। दैट्स वाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास सबसे ज़्यादा रहेगा लिथियम का। एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, the negative potential become decrease and positive potential become increase।
यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू हमने निकाली थी 0 थी, कॉपर की वैल्यू 0.34, जिंक की वैल्यू 0.74 नेगेटिव। एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सारे के सारे की जो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर की जो वैल्यू होती है वो 0.34 वोल्ट पॉजिटिव में होती है। अनदरवाइज अदर जितने भी एलिमेंट आपके ट्रांजिशन एलिमेंट में हैं वो सब की वैल्यू किस में होती है, आपकी नेगेटिव में वैल्यू होती है। अब कुछ बहुत बार पूछा गया हमारे पास कि कॉपर की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में क्यों होती है। अभी हमने यहाँ से डिस्कस किया था कि जो स्टैंडर्ड एच, इसको हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो किसके इक्वल था, डेल्टा एच एस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आई ई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो इस केस में जो अब कॉपर की बात की जाए 0.34 वोल्ट जो होती है आपकी पॉजिटिव वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि इसमें हाइड्रेशन वैल्यू और जो आपकी सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कंपेरेबल, उनका कंपैरिजन नहीं होता, वो कंपेरेबल ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के साथ वो रिलेट नहीं कर पाते। दैट्स वाई इस केस में जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है इन दोनों से वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दैट्स वाई इस केस में क्या रहेगा, आपका जो कॉपर की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव में रहेगी। चलिए अब इसमें कुछ अदर एक्सेप्शनल भी है, उसकी भी हम बात करते हैं। जैसे मैग्नीज की बात की जाए, निकेल की और when we go from left to right, ionization energy become increase. You know very well. If ionization energy increase, then that means their stability become decrease, and hence their negative value become decrease. But in case of manganese, nickel and zinc, एक रेगुलर ट्रेंड के अंदर इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता हमारे पास, इसकी हम बात करते हैं। अगर मैग्नीज की बात की जाए, एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। निकल की बात की जाए 28 3d8 4s2। जिंक की बात की जाए 30 3d10 4s2। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीज, निकेल, जिंक का जो पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये होता है, व्हेन मैग्नीज लूज देयर 2 इलेक्ट्रॉन देन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम 4s0 3d5 and hence 3d5 is half filled. 3d5 is half filled and half filled is most stable. That's why after losing 2 electron, manganese is more stable. Same case in zinc, the electron configuration become 3d10 4h2. After losing 2 electron, convert into 3d10 4s0. That means after losing 2 electron, it convert into 4s0 and fully filled. Here zinc is fully filled. But in case of nickel, what happened with nickel? Why their reduction potential become negative? Here
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल, निकेल 28 3d8 4s2। अभी हमने बात की थी रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या क्या एनर्जी हमारे पास एंथैल्पी पे काम करती है। डेल्टा एच आर लिख सकते हैं इज इक्वल टू डेल्टा एच एस एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आई ई आयनेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रोजन। तो अगर निकिल की बात की जाए, निकिल के केस में हाफ फील्ड और फुल फील्ड का फैक्टर तो काम नहीं करता, यहाँ पे अदर फैक्टर काम करता है। अदर फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू सब्लिमेशन प्लस आयनेशन एनर्जी। इन दोनों की एनर्जी से आपकी हाइड्रेशन की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। दैट्स वाई अगर यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा काम करते नेगेटिव में होती है तो क्या आएगा आपका डेल्टा डी एच आर इज इक्वल टू माइनस हाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन की वैल्यू सब्लिमेशन और आयनेशन एनर्जी दोनों से क्या होती है ग्रेटर देन होती है, इसलिए वो भी इसमें नेगेटिव स्टेट, इस वजह से वैल्यू क्या जाती है आपके यहाँ पे नेगेटिव। तो ये रीजन होता है आपका मैग्नीज निकिल एंड जिंक शो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ से क्लियर आप लोगों को। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का जब निकालना होता है तो एक्वस सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि 3 टाइप की एनर्जी होती है। सब सॉलिड को पहले चेंज किया जाता है गैसियस स्टेट में, फर्दर गैसियस एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू पॉजिटिव कैटायन, दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ आयनेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट हियर। फर्दर पॉजिटिव कैटायन कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल मेक ए हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे 3 के 3 फैक्टर काम करते हैं। चलिए, तो स्टैंडर्ड किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए आपके ट्रांजिशन एलिमेंट में, अगर सॉलिड स्टेट है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, जितनी आयनेशन एनर्जी कम होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी रहेगी। बट इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे हम डायरेक्ट आयनेशन एनर्जी से इसको कोरिलेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आप लोग थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रीड कर चुके हो इस चीज़ को कि कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो क्या करता है नेगेटिव में होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है लॉस कर देता है, दूसरा एलिमेंट क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में अगर थोड़ा सा और डिस्कस किया जाए, सपोज यहाँ पे ZnH4, अगर इसके अंदर मैं जिंक की रोड ऐड करूँ जी, तो जो हमने सॉल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट लिया और जो आपने रोड ली इसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कुछ अमाउंट में यहाँ से आपके जिंक डिसोसिएट होकर Zn+2 में कन्वर्ट होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात की जाए, पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो किसी भी सेम मेटल के इलेक्ट्रोलाइट और उसकी रोड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल बोला जाता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोला जाता है। क्लियर? तो जो जनरल प्रॉपर्टी थी ट्रांजिशन एलिमेंट की, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। आयनेशन एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एटॉमिक रेडियाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि अब की बार एफ ब्लॉक एलिमेंट को हटा दिया गया सिलेबस से, तो मोस्ट कंसंट्रेशन CBS में जब एग्जाम होगा तो मोस्टली इसी के ऊपर रहेगी कि इसको कैसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। क्लियर? ओके, थैंक यू।